आज भी मैं मैडम अमृता के ऑफिस में बैठी हुई थी जब दो औरत दरवाजे पर आईं। उनमें से एक औरत का पेट बढ़ा हुआ था। जाहिर है हमारे क्लिनिक में प्रेग्नेंट औरतें ही जाती थी। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरी जानने वाली थी। मैं उसे काफ़ी सालों से जानती थी। मैंने पहले भी उसके साथ काफ़ी साल गुजारे थे। यह हमारी किराएदार हुआ करती थी, विधवा थी। इसने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पढ़ाया था, लेकिन आज जब वह एक मॉडर्न लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन यह उसकी बेटी तो किसी तरह से नहीं लगती थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया था। फिर यह लोग मेरे पास आए और मुझसे उस लड़की ने बड़े ही नफरत भरे अंदाज से पूछा, नर्स तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? तुम तो शक्ल से ही कोई दाई लगती हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने बर्दाश्त करते हुए कहा कि डॉक्टर अमृता अंदर अपने कमरे में है। वह किसी पेशेंट को चेक कर रही हैं। थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने दूसरे पेशेंट को अंदर बुलाया तो उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यह मॉडर्न सी लड़की मेरी सहेली की बहू है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगी, उस लड़की ने पलट कर मुझे एक अजीब बात कही। वह बोली, यह मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास रखो। मैं थोड़ी देर के बाद खुद बाहर आऊँगी तो मैं घर चली जाऊँगी। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं 100% यकीन से कह सकती थी कि यह उसकी सास थी। उस लड़की के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी सहेली बिमला से पूछा, बिमला क्या यह तुम्हारी बहू है या तुम सच में इसकी नौकरानी हो? बिमला की आंखों में आंसू आ गए। वह आंखों उसे आंसू भरे मुझसे कहने लगी, बहन तुझे क्या लगता है कि मैं इन लोगों के घर में नौकरी करूंगी? मैं तो एक बड़े खानदान से संबंध रखती हूँ, बस बद के हालात की चक्की में पीसने पर मजबूर कर दिया, वरना तो मैं कभी भी इस तरह कहलाने के लायक नहीं थी। और यह लड़की मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं, मॉडर्न इतनी है कि उसे मैं गंवार और अनपढ़ लगती हूँ। इसलिए यह मुझे अपने किसी जानने वाले से नहीं मिलवाती है, क्योंकि फिर उसे शर्म आती है, सिर्फ इसलिए कि मैं इसकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। मैं अब इस उम्र में नहीं कि ऐसे कपड़े पहन सकूं, ना कि मुझे अंग्रेजी आती है। और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि यह मेरी काम वाली और नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है बहन, लेकिन मैं क्या करूं, अपने बेटे की खुशी के लिए चुप हूं। अगर मुझे अपने बेटे की परवाह ना होती तो यकीन मानो मैं इस औरत को एक भी दिन बर्दाश्त नहीं करती। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की जगह होता है, लेकिन यह लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। इसकी नज़र में मैं दुनिया की सबसे घटिया औरत हूँ, और यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। तुम फिक्र मत करो, परेशान होने की कोई परेशानी दूर नहीं होती। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों की इज्जत क्या चीज़ होती है। मैं क्या समझाऊँ? जब मेरे बेटे ने ही मोहब्बत की शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूँगी वो बेकार ही जाएगी। दफ़ा करो, जैसा यह सोचती है सोचने दो। अच्छा ही है कि मेरे कंधे पर ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं आएगा। अभी हम यह बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई। वह कमरे से बाहर आई तो उसके तेवर बहुत अजीब थे। चलो जल्दी चलो, अभी घर जाकर खाना भी पकाना है। तुम तो जहाँ बैठती हो गप्पे मारने लग जाती हो। उसने अपनी सास को बहुत ही बदतमीजी से कहा था। मेरा तो अपनी सहेली को इस तरह जलील और बदनाम होता देखकर दिल दुख गया। मैंने उसकी बहू से कहा, बेटा जरा मेरे पास आकर बैठो। उसे लगा कि शायद मैं किसी डॉक्टरी मामले के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आई मैंने उसके हालचाल पूछने के बाद उससे कहा, मैं इस औरत को जानती हूँ, यह हमारे साथ किराएदार बनकर रहती थी। अब तो हम लोग नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं इसके सारे हालात जानती हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है। बेटी मुझे
मुझे पता है कि इसने अपने बेटे को कितनी ज़्यादा मुश्किल से पढ़ाया है। पढ़ा लिखा कर जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो उसकी यही इच्छा होती है कि बहू उसकी सेवा करे, लेकिन तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही हो। बेटी, यह तो बुरी बात है। अगर तुम्हें अपनी सास का श्राप लग गया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। बेहतर है कि तुम अपनी सास से माफ़ी मांग लो। इसके साथ ऐसा व्यवहार ना रखो कि इसका दिल दुख जाए। यह एक बेचारी और विधवा औरत है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह लड़की गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? अगर तुमको आने वाले पेशेंट के साथ इसी ही जाति जिंदगी के बारे में बातें करनी होती है तो तुम इनके घर चली जाया करो। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं यहाँ पर पैसे देकर अपना इलाज करवाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आई हूँ। मैं तो हैरान थी कि बिमला की बहू इतनी बदतमीज और मुंहफट थी। बिमला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सोचा कि जब मैं उसके घर जाऊंगी तो अच्छे से बात करूंगी। खुशकिस्मती से उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि बिमला वहां वॉक के लिए निकली हुई थी। उसके हाथ में टमाटर और प्याज भी थे। उसे देखकर मैं उसकी तरफ गई तो वह भी मेरी तरफ पलटी और कहने लगी कि मैं तो इसी कॉलोनी में रहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा घर भी यहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने घर आने को कहा तो मैं बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगी जब तुम्हारा पोता इस दुनिया में आ जाएगा, तो मैं तब मिठाई लेकर आऊँगी। तो वह कहने लगी कि मेरा पोता कल परसों ही इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मेरी बहू के आखिरी दिन चल रहे हैं। लेकिन यह सब डॉक्टर की मदद से ही होगा। उसे तो किसी दाई वगैरह पर भरोसा नहीं करना, वरना यकीन मानो जितना मुझे दाई पर यकीन है इतना किसी डॉक्टर पर भी नहीं। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। डॉक्टर अमृता हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनका तजुर्बा भी है और वह मुझसे ज़्यादा भी जानती हैं, लेकिन वह बस मरीजों को बिना वजह दवाइयाँ लिख देती हैं। मुझे यह बात पसंद नहीं थी, पर खैर आजकल के लोगों को डॉक्टर पर भरोसा ज़्यादा और दाई पर कम होता है। इसलिए मैंने बिमला से यही कहा कि तुम अपनी बहू को डॉक्टर अमृता के पास लेकर आना, क्योंकि वह उससे अपॉइंटमेंट लेकर जा चुकी है। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि बिमला अपने घर चली गई। अगली सुबह उसने मेरे घर के दरवाजे की कुंडी बजाई। वह बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई में लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। क्या हुआ है, मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है। ऊपर वाले के लिए जल्दी मेरे घर चलो और मेरी बहू को अस्पताल लेकर जाओ। मेरा बेटा ऑफिस चला गया है, हमें नहीं पता था कि इस वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं ना कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए मुझे इसके बारे में एक भी बात नहीं पता। तुम ऊपर वाले के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना वह बेचारी मर जाएगी। वह दर्द से चीख रही है। उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी मैं उसके साथ चल पड़ी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे उस लड़की का व्यवहार भी याद नहीं रहा, याद होता भी तो ऐसे वक्त में कभी भी उसके साथ कोई जिद या अपने दिल से उसके लिए नफरत ना रखती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली बिमला के घर पहुंची तो मैंने उसकी बहू को एक गाड़ी में बैठाया और हम लोग अस्पताल की तरफ चल पड़े। बिमला की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर अमृता के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग प्राइवेट क्लिनिक में आ गए। हालांकि मेरे ख्याल से ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में हल होने चाहिए। बहरहाल बिमला की बहू की इच्छा पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर अमृता क्लिनिक पर मौजूद थी। उन्होंने लड़की को दर्द की दवा दी, जिसे खाकर उसे थोड़ा होश आया और वह बातचीत करने के काबिल हो गई थी। उस लड़की ने फौरन अपना फ़ोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। वह अपनी माँ को लगातार फ़ोन मिला रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने कॉल उठाई तो बिमला की बहू अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, माँ आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको कॉल लगा रही हूँ। जल्दी डॉक्टर अमृता के क्लिनिक पर आ जाइए, मेरा वक्त आ गया है। उसने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया।
डॉक्टर अमृता ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे, बाहर गाड़ी ने हॉर्न दिया। डॉक्टर अमृता के क्लिनिक के बाहर उस लड़की की मां आ चुकी थी। मैं उसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा वह तो एक बहुत ही मॉडल औरत थी जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। यानी उसने खुद को इतना बना सवार रखा था कि वह बुढ़ापे में भी जवान नज़र आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा तो वह लटकती मटकती अंदर आई और अपनी बेटी के कमरे में फौरन चली गई और साथ ही अपनी बेटी की सास को बहुत नफरत से देखते हुए बोली, आप बाहर ही रुको, मैं सब कुछ देख लूँगी। सास को बाहर छोड़कर वह अंदर चली गई। मैंने बिमला से पूछा कि तुम कैसी बहू लाई हो, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर कहने लगी कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने यह पसंद की शादी की है। यह लड़की उसे अपने ऑफिस में पसंद की है और यह लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन अमीर थी, मॉडर्न थी। मेरा बेटा कहता है कि इसने मेरी मोहब्बत में अपनी इतनी अच्छी माँ को छोड़ी है, इसलिए मैं इसकी कदर करता हूँ। लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है, क्या छोड़ा है। पूरी दुनिया ही छोड़ दी। मेरा तो दिल करता है बहन, अब मैं सचमुच अपने भगवान के पास चली जाऊँ। मेरा दिल इतना दुखा हुआ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हर रात मैं अपने पति को याद करके रोती हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो मैं अपनी बेटी की मोहताज ना होती। मेरा दिल बुरी तरह जख्मी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना पत्थर दिल निकलेगा। बिमला की आंखों में आंसू देखकर मैं भी कांप गई थी। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए, उससे बदकिस्मत और बेगैरत और बेहया बहू कौन हो सकती है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वह फिर भी परेशान थी और रो रही थी। कहने लगी कि इस सब में कुछ नहीं होगा, अब जो मेरी किस्मत में लिखा है वह हो गया है, बस अब तो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूं। पता नहीं कब यही अफसोस करते करते मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है, आगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। जितने दुख मैंने इस दुनिया में सह लिए, ऊपर वाला जरूर मुझे इस बात का इनाम देगा। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतनी में लेबर रूम्स के अंदर कार्यवाही शुरू हो गई थी। डॉक्टर अमृता पेशेंट का ऑपरेशन करने शुरू हो गई थी, जबकि लड़की की माँ बड़ी बेचैनी से कमरे से बाहर आई और टहलने लगी। उसने आते ही अपनी बेटी की सास से बहुत ही गुस्से में कहा, ऊपर वाले से प्रार्थना करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। हाँ, मेरा तो आशीर्वाद है। उसके साथ बिमला ने बड़े दुखी अंदाज में कहा था। थोड़ी देर के बाद वह औरत बड़ी बेचैन से लेबर रूम के अंदर दोबारा चली गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जब डॉक्टर अमृता बाहर आई तो उनका चेहरा भी खामोश सा था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। माँ और बेटी दोनों के चेहरे के देखने वाले थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ वह कहाँ गया। मैं इंतज़ार करके खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ बिमला ने अंदर आने से रोक दिया और कहने लगी कि आप बाहर ही रुको। मैं तो सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि वह पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर अमृता ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ, बच्चा तो ठीक है ना? वह औरत मुझ पर बरस पड़ी। तुम तो यहाँ सफाई करने आई थी, लगता है कि तुम बिमला के लिए इस कमरे में आई हो, तो लेने आई हो कि यहाँ क्या हुआ है? नहीं, मैं यहाँ टो लेने नहीं आई, मेरा तो यह रोज का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको यह बातें सुनाकर बाहर आ गई थी। बिमला तो उनके आगे मजबूर हो गई थी, लेकिन मैंने आकर बिमला से कहा, वह लोग तो बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम अंदर जाओगी तो शायद तुम्हें बता दें। अरे मुझे कहाँ बताएंगे, मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया है, उसके बात करने का भी कोई तरीका नहीं है। और देखो
उसकी पत्नी ने भी उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया, जबकि उसके पति का इस वक्त यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, रुको मैं उसे फ़ोन करती हूँ, तुम मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, नंबर मेरी बहू के पास है, तुम जाकर उससे पूछो। मैं फिर कमरे में चली गई ढीठ बनकर, क्योंकि मुझे बिमला का बहुत ख्याल था, अपनी इज्जत से भी ज़्यादा मुझे बिमला की परवाह थी। मैं जैसे ही कमरे में गई, मैंने देखा कि उस लड़की ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो, लेकिन मैंने उससे जब बात की तो उसने फौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या बात है नर्स, तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया हुआ है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बिमला ने भेजा। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है तुम उसकी चमची हो। क्या कहने के लिए भेजा है? उस बुढ़िया को आराम नहीं आता। यह लड़की अभी भी बाज नहीं आई थी। मुझे तुम्हारे पति का नंबर चाहिए, उसको अब यहाँ होना चाहिए। वह मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। वह लड़की पट पट बोलती जा रही थी। मुझे जब उसे बुलाना होगा तो मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। तुम्हें बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई, क्यों परेशान हो? हमें तो बताओ, हम यहाँ तुम्हारी परेशानी हल करने के लिए ही तो खड़े हैं। उसने कहा, मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं हैरान थी कि इतनी बदतमीज़ है जिसको इस बात का भी एहसास नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और आकर बिमला को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए हैं, पता नहीं उसे क्या परेशानी है, बस सबको खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वह यहाँ से चली जाएगी और तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा, तो फिर बाकी मामले देख लेना। चलो सही है, मुझे तो ऐसे भी यह कुछ नहीं समझती। भगवान करें यह मेरे बेटे से अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफ बांट ले, ताकि मेरी फिक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर बिमला तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं यह सोचने लगी कि आखिर उस लड़की के बेटा या बच्चे में जो भी पैदा हुआ, ऐसी क्या परेशानी थी कि वह हमसे भी छुपा रही थी। कम से कम उसे अपनी सास और अपनी डॉक्टर को तो इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर अमृता के घर का नंबर नहीं था, सिर्फ क्लिनिक का नंबर था, इसलिए मैं उनसे भी पूछ नहीं सकी। बिमला के साथ मैं भी घर चली आई। मैंने सोचा शाम को जाकर बिमला के घर में पता करूंगी कि उसके पोते की सेहत कैसी है। शाम हुई तो मैंने सोचा कि खाली हाथ घर जाने की वजह मिठाई का एक डब्बा भी ले चलूं। आखिर उसके घर में एक खुशी की खबर आई है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैंने रीवी बेकरी से 1 किलो मिठाई लिया और बिमला के घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर कुंडी बजाते ही बिमला ने इस तरह दरवाज़ा खोला जैसे वह पहले से ही मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक भर आई। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि तुम आ गई हो। अभी तक वह अपने कमरे में ही है, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। मैं उसे तसल्ली भी दूंगी और अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं भी हाजिर हूँ। इतना कहकर मैं अंदर आई, लेकिन जैसे ही मैं उसकी बहू के कमरे में गई तो उसने फिर से अपने बेटे को छुपा लिया। लगता है वह जैसे वो उसे सबसे छुपा रही हो, वह उसे किसी को दिखाना नहीं चाहती हो। मैं हैरान थी कि अब तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे की पैदाइश को 10-12 घंटे गुजर चुके थे। इतने में घर के दरवाजे पर कुंडी बजी तो बिमला ने दरवाज़ा खोला। उसका बेटा घर आ गया था। बिमला ने अपने बेटे का माथा चूमकर उसे पोते की खुशखबरी सुनाई। उसे तो यकीन भी नहीं आ रहा था। कहने लगा कि माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते बाद की तारीख है, फिर यह सब अचानक कैसे हो गया? यह सब कहता अंदर आया। मैंने भी उसे बधाई दी। वह मुझसे 2-4 बातें करके बड़ा परेशान और उलझा हुआ लगा और बेचैन भी लग रहा था। वह बोला कि आंटी, आप नाराज़ मत होना, लेकिन अभी मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। मैं क्यों नाराज़ होंगी? बेटे, भलाई है तो तुम्हारी खुशी का दिन है, जाओ उसे बधाई दो और अपनी खुशियाँ मनाओ।
बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, आप भी आ जाइए, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं और वह दोनों कमरे में चले गए। लेकिन उस लड़की की पत्नी का मुंह इस तरह बना हुआ था जैसे कि उसने बच्चे को नहीं बल्कि किसी और चीज़ को जन्म दिया हो। तुम लोग क्या बार बार मेरा बच्चा देखने कमरे में आ जाते हो? आप भी यहाँ से चले जाइए। यह मेरा बच्चा है, इसे 9 महीने मैंने अपने पेट में रखकर जन्म दिया। मैं जिसे चाहूँगी दिखाऊंगा और जिसे नहीं चाहूँगी नहीं दिखाऊंगी। यह क्या बात हुई? क्या हो गया है तुम्हें? खुशी का मौका है, लाओ मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखाओ। मैं बहुत बेचैन हूँ, ऐसा मत करो, मुझे मत तड़पाओ। इतना कहकर उसके पति ने हाथ आगे बढ़ाया तो लड़की ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाऊंगी, यह सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर उसने बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लिया, जबकि वह लड़का हक्का बक्का उसे देखने लगा। बिमला भी हैरान परेशान थी। बेटी, हम अपना पोता देखकर ही रहेंगे, तुम हमें इसे देखने से रोक नहीं सकती, हमारा हक है उसे देखना। यह कर बिमला भी आगे बढ़ी, मगर उस लड़की ने तो बड़े ही गुस्से में उसका हाथ दोबारा पीछे झटक दिया था। लेकिन अब दोनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लड़के ने किसी तरह अपनी पत्नी के हाथ से वह बच्चा छीन लिया और उस पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ गई, जबकि लड़के का चेहरा जो कि बालों से भरा होता था। बिमला ने मुझे कल परसों ही बताया था कि उसकी बहू हर वक्त उसे यही कहती है कि माँ, तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त से नहीं मिलवा सकती, तुम बहुत ही गंवार लगती हो, तुम कभी अपने चेहरे की भी सफाई नहीं करती, तुम जैसी गंदी गंवार औरत को मैं अपनी दोस्तों से नहीं मिलवा सकती और उन्हें नहीं बता सकती कि यह मेरी सास हैं, यह मेरे पति की माँ। जबकि अब पैदा होने वाले बच्चे के न सिर्फ चेहरे पर बल्कि जिस्म पर भी बहुत लंबे लंबे बाल थे जो कि काले और घने थे। यह देखकर बिमला की बहू को अपनी सास से की हुई बदतमीजी याद आई थी, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से उसे सजा इस तरह मिल चुकी थी। मुझे तो इतनी परेशानी आज से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन यह सब देखकर एक बात समझ में आई कि प्रताड़ित औरत का श्राप जरूर लगता है, तो कभी भी किसी ऐसी बेबस विधवा औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए जिसका श्राप दुनिया को भी हिला देता है।